बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, बिलाखिर वो खबर आ ही गई जिसका बहुत अरसे से इंतजार किया जा रहा था, यानी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान डील फाइनल हो चुकी। जी नाज़रीन, डील फाइनल हो चुकी और इस डील में कौन कौन सी शराइत इमरान खान ने कबूल की हैं और ये डील किस तरह हुई है, किसकी तवज्जुह से हुई है और इस डील में किसने कितना किरदार अदा किया, ये तमाम तफसीलात मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और फिर हम बात करेंगे कराची में डाकू राज। जी नाज़रीन, अमन अमान के नाम पर खरबों रुपए के अखराजात किए जा रहे हैं, लेकिन कराची के शहरियों की ना तो जान महफूज है, ना ही माल महफूज है, ना ही उनकी इज्जतें महफूज हैं। जो भी घर से निकलता है वो सोच कर निकलता है कि आज मैं इस शहर में लुटने के लिए या फिर कत्ल होने के लिए निकल रहा हूं, या फिर कोई एक जालिम किस्म का डंपर आएगा या कोई ट्रक आएगा या फिर कोई वाटर टैंकर आएगा जो मुझे कुचल देगा। तकरीबन शाम को जो भी खैर खैरियत से अपने घर पहुंचता है तो खुदा का शुक्र अदा करता है कि चलो आज का दिन तो खैरियत से गुजरा। कराची में मौत का नाच, कराची में डाकू राज, इसकी हकीकत क्या है और क्या मामला चल रहे हैं, ये भी मैं आपको इसकी तफसीलात भी आज के व्लॉग में बताऊंगा। और फिर हम बात करेंगे कि 27वीं 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की और उस 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कयाम की और फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत वजूद में आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कारकर्दगी पर और उस बेंच में चलने वाले सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट्स अपील की समाअत पर भी कि इस वक्त केस किस नतीजे तक पहुंच चुका है। और फिर हम बात करेंगे भारत में एक शख्स, एक पाकिस्तानी ताजिर जिसकी सजा पूरे हुए मुकम्मल हुए 4 माह गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी रिहाई अभी तक अमल में नहीं आ सकी। क्या इस हवाले से कोई इंडियन एनजीओज जो है वो कोई ऐसी मदद कर सकती हैं या कोई इंडियन एनजीओज अपना किरदार अदा कर सकती हैं? ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी तफसीलात भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग पहुंच सके। और आपसे छोटी सी गुजारिश कि आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें, बिलखुसूस मेरे इंडियन व्यूअर्स। मैं जानता हूं आज मैंने यूट्यूब के उसमें देखा कि मेरे ज्यादा जो व्यूअर्स हैं वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप भी अपनी आरा से मुझे जरूर आगाह करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अहम तरीन मामला है वो है 27वीं आईनी तरमीम का। तो नाज़रीन, आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम एक जामे और मुफस्सिल थी, लेकिन उसमें फिर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और फिर पीटीआई और फिर जो एक पूरा एक यूं समझ लें कि पूरा मुल्क में एक माहौल ऐसा पैदा किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज किया जा रहा है। पाकिस्तान में लोगों के बुनियादी हकूक गस्ब करने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारी बातें सिविल सोसाइटी में की जाने लगी। और फिर उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अहम तरीन किरदार अदा किया, जिन्होंने राय आमा हमवार की और फिर मौलाना फजलुर रहमान की जिद पर 26वीं आईनी तरमीम को ट्रिम कर दिया गया और फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो वजूद में आनी थी वो सुकड़ कर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तक महदूद हो गई। और फिर उसका नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है। आईनी बेंच तो बन गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच को हम मुतवातिर देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक आईनी बेंच की कारकर्दगी पर सवालिया निशान मौजूद है। आईनी बेंचेस की तमाम जिन जिन सूबों में आईनी बेंचेस वजूद में आ चुकी हैं उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। इस वक्त तक सिर्फ चंद एक वो मुकदमा जो है वो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं जो यूं समझ लें कि गैर मौसर हो चुके थे और उनका जो एक लिमिट थी, एक टाइम था जिस टाइम में उन पर फैसला किया जाना चाहिए था, वो टाइम गुजर चुका था। ये अदलिया की इंतहा से ज्यादा बहुत बड़ी नाकामी है कि मुकदमा अदालतों में आते हैं और एक मखसूस टाइम फ्रेम के लिए होते हैं, वो टाइम गुजर जाता है लेकिन अदालतें उन मुकदमात को नहीं सुनती और फिर वो गैर मौसर हो जाती हैं। जिस तरह आपने देखा कि आईनी बेंच ने माहौलियाती जो है वो यूं समझ मतलब माहौलियाती हिसाब से या इसको हम यूं कह लें कि जो पाकिस्तान में जो एक माहौलियात का
के कवानीन है उनसे मुतालिक जो कुछ दरख्वास्तें थी जो 2 दहाइयों से पड़ी हुई थी, लेकिन उन केसेस को कोई नहीं सुन रहा था। फिर हमने देखा कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का मामला अदालत में आया तो जैसे अदुले अदालत को मसरूफियत मिल गई। केस चल रहा है और चले जा रहा है, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा कि इनकी जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं ये कब खत्म होंगे। न तो वकला को कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है, न ही वकला से कोई टाइम फ्रेम लिया जा रहा है। मामला चल रहा है और चल ही रहा है। तो आज भी इस केस की समाअत हुई और इस केस में एक अहम तरीन मामला सामने आया। एक जज के यानी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के अहम तरीन रिमार्क सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो उनको मिलनी चाहिए, और ये भी कहा कि ट्रायल यहां हो या वहां हो क्या फर्क पड़ता है। तो वाकई में जमाल खान मंदोखेल साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर मैं समझता हूं कि हमारे पाकिस्तान के निजाम अदल को फिर उसी तिर्ज पर चलाएं जिस तिर्ज पर मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं, या तो फिर आप अपने आप में इतनी करेज पैदा करें। और बहरहाल अदालत को यह भी बताया गया कि 9 मई के हवाले से 105 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे जिनको सजाएं हुई, उनमें से 20 मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया और तकरीबन 19 जो मुजरमान थे उनकी सजाएं माफ कर दी गई और इस वक्त कमोबेश 66 मुजरमान अदालतों में मौजूद हैं। तो बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की कारकर्दगी इस वक्त तक 0 से बढ़कर कुछ नहीं है और अदालतों में वही केसेस का अंबार जूं का तू पड़ा हुआ है। लाखों की तादाद में केसेस पड़े हुए और आवाम को जो सस्ता और आसान और जल्दी इंसाफ मिलना आज भी नामुमकिन है। अगर आईनी बेंचेस की कारकर्दगी यही है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बोझ इस खजाने पर बोझ से बढ़कर और क्या हो सकता है। चाहे आप उनमें जजेस की उम्र 70 साल कर दें या 80 साल कर दें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मसला यह है कि जब केस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आपने केसेस को निपटाने का फैसला किया तो फिर वो केस मैनेजमेंट सिस्टम कहां गया। वो केसेस के डिस्पोज ऑफ की स्पीड आज भी 0 पर क्यों खड़ी है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अदलिया पर हैं और अदलिया पर ये सवाल इसके साथ हैं कि जब आपका केसेस का डिस्पोज ऑफ देखते हैं और फिर जब आपकी तनख्वाहें, मराद, हाउस अलाउंसेस और दीगर अलाउंसेस, पेट्रोल, बिजली, गैस, ये सब कुछ जब देखते हैं तो फिर सवाल तो बनता है कि अगर हमारे मुल्क का निजाम अदल यही है तो उससे बेहतर यही है कि आप जिरगा सिस्टम को लीगल शक्ल दे दें, तो फिर लोग अपने घरों में, अपने गांव में, अपने देहातों में, अपनी कम्युनिटीज में बैठकर मसाइल हल करें, क्योंकि अदलिया की बस की तो बात अब रही नहीं है। तो चले जो भी है आगे चलते हैं नाज़रीन। इस वक्त सिंध में डाकू राज है। जी नाज़रीन, डाकू राज है। शहरी दिन दिहाड़े लुट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये इंतहाई अफसोसनाक तरीन आदाद शुमार है कि इस वक्त कराची में जहां पुलिस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जहां पुलिस को जदीद किया जा रहा है, जब पुलिस में रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, वहां पर रेंजर्स ने भी एक मुतवाजिन या यूं समझने के पैरेलल एक सिस्टम बनाया हुआ है। रेंजर्स भी कराची पर काबिज है, लेकिन रेंजर्स का मामला यह है कि अगर मैं आदाद शुमार आपको बता दूं तो सिंध हुकूमत ने रेंजर्स के हवाले से सिर्फ रमा माली साल के दौरान जो बजट में पैसे रखे हैं वो तकरीबन 6.1 अरब रुपए हैं, जबकि रेंजर्स ने सिंध में एक अपना ही एक निजाम बनाया हुआ है, लेकिन उसको कोई वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि रेंजर्स जो पाकिस्तान में अपना सिंध में आए या कराची में जब इनको लाया गया था कराची ऑपरेशन के दौरान, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में 90s का जमाना था और उसके बाद से रेंजर्स आज तक वापस नहीं गई। हर 6 माह बाद एक मीटिंग होती है और हर 6 माह बाद सिंध कराची में और ओवरऑल सूबे में जो है वो रेंजर्स के कयाम में तोसी कर दी जाती है। बदकिस्मती से रेंजर्स कराची में वाटर टैंकर माफिया जो है उसकी भी सरगना है और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग भी इसी से हो रही है। और फिर यह मैं मुबैना तौर पर कह रहा हूं, ठीक है जी। इसके अलावा वहां पर जो लैंड ग्रेबिंग भी रेंजर्स के हाथों होती रही। ये मामला हुआ जब इसी हवाले से जो प्रोटेक्टेड हेरिटेज वो भी रेंजर्स की कस्टडी में है, रेंजर्स के इस्तेमाल में है और उनकी शक्ल तक बिगाड़ी जा रही है, लेकिन इनसे पूछने वाला कोई नहीं। अगर एक सेक्रेटरी कल्चर ने इस मामले पर सवाल उठाया तो जी नाज़रीन, हमीद आखुन साहब की बात कर रहा हूं, तो उनको मुलाजमत से हाथ धोने पड़े थे। इस हवाले से जब मैंने कुछ सवालात उठाए थे, जब मैं कराची के मारूफ अखबार में हुआ करता था, तो इस वक्त एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, मुझे इन साहिबान का नाम मौजूद नहीं है, तो
तो उन्होंने कहा था कि जल्दी जल्दी से आप हमें सवाल बता दें। तो मैंने इनसे बोला था कि जी सवाल ये है कि रेंजर्स कराची से कब जा रही है, रेंजर्स कराची के महफूज सकाफती विरसे को डैमेज क्यों कर रही है, क्या ये सकाफती विरसों की जगह बजाय आपने कहा था कि हम अपना हेडक्वार्टर हमारा तामीर होगा तो हम वहां चले जाएंगे, तो वहां क्यों नहीं जा रहे? क्या रेंजर्स लैंड ग्रैबिंग में मुलविस है? क्या रेंजर्स पानी के कारोबार में मुलविस है? क्या रेंजर्स यहाँ पर जो है लैंड ग्रैबिंग कर रही है और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कर रही है? क्या रेंजर्स ने अपने टार्चर सेल कायम कर रखे हैं? क्या रेंजर्स ने अपने थाने और लॉकअप बना रखे हैं? तो इस हवाले से मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि रेंजर्स कराची से वापस नहीं जा रही, रेंजर्स लैंड ग्रैबिंग में मुलविस नहीं है, रेंजर्स वाटर माफिया का हिस्सा नहीं है, रेंजर्स शॉर्ट टर्म किडनैपिंग नहीं कर रही, और ये जो प्रोटेक्टेड कल्चरल हेरिटेज बिलखुसूस जिना कोड्स इसको हम खाली नहीं कर रहे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जाएंगे। इसके बाद मेरे ख्याल में अब कोई गुंजाइश नहीं बचती कि मैं इस मौजू पर बात करूं, लेकिन आगे चलते हैं जी। मैं आपको बता दूं कि रेंजर्स के अलावा सिंध पुलिस भी है, और सिंध पुलिस का मजमूई तौर पर जो बजट है वो है जी 135 अरब रुपए। जी नाज़रीन, माली साल 2024-25 के लिए 135 अरब रुपए रखे गए थे, और पुलिस के जो जवान है, अफसरान है, जो भी हैं, इनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया था, और जो पुलिस हुकाम के लिए जो बजट रखा गया था पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, वो पिछले साल की बनिस्बत उसमें 10 अरब रुपए का इजाफा किया गया था। लेकिन ये आदाद शुमार यानी सिंध पुलिस पर 6.1 अरब रुपए और सिंध पुलिस पर 135 अरब रुपए ये अखराजात हैं। लेकिन इसी की जगह अगर हम इधर आके देखें तो फिर कराची में डाकूराज है, कराची में कोई महफूज नहीं है। पिछले 60 रोज में सिर्फ जनवरी और फरवरी के दौरान कराची में 10,300 तकरीबन 56 जो है वो क्राइम के वाकयात रूनुमा हुए, स्ट्रीट क्राइम के, और पुलिस कहती रही कि हालात मुकम्मल तौर पर काबू में है। सिर्फ 60 रोज में जी नाज़रीन, सिर्फ 60 रोज में डकैती में मुजाहमत पर 12 अफराद कत्ल कर दिए गए, 41 अफराद जख्मी हुए, और उसके बावजूद हुकूमत कहती है कि सब ठीक है, अमन अमान की सूरत पहले से बेहतर है। फिर 60 रोज में 2806 मोबाइल फोन छीने गए, और हुकूमत कहती रही कि पुलिस की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। पिछले 60 रोज के अंदर देखें तो सिर्फ 28 फरवरी तक 306 अफराद गाड़ियों से महरूम हो गए, और हुकूमत कहती रही कि हम मॉडल थाने तामीर करने जा रहे हैं। और इसी तरह अगर आप देखें तो शहरियों से 7,244 मोटरसाइकिलें छीनी गई, लेकिन हुकूमत कहती रही कि हम पुलिस रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो पुलिस जराइम पर काबू पाने की बजाय मतलब इस चीज में खुश है कि हमने क्या किया है, और हमारे आदाद शुमार आप देख लीजिए, आदाद शुमार ये हैं कि जी हमने ये कारनामा अंजाम दिया है कि 2024 के पहले 2 माह में मजमूई तौर पर 14,419 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई थी, लेकिन रवां बरस उसमें 28.10% कमी आई है। 2024 के पहले 2 माह के दौरान 32 कत्ल, 99 जख्मी हुए थे, और इस साल कमी हुई। पिछले साल 4,120 मोबाइल छीने गए थे, 335 गाड़ियां और तकरीबन 9,964 मोटरसाइकिलें छीनी गई थी, जो पिछले साल की बनिस्बत इन 2 माह में कम है। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो 60 रोज के अंदर जो मोबाइल छीनने के वाकयात हुए, योमिया की शरह उसकी 48.4% रही। इसके अलावा गाड़ियां छीनने की जो शरह रही वो 5.3 रही, और इसी तरह शहरियों से जो मोटरसाइकिलें छीनने की शरह रही वो 124.9% रही। और ये आदाद शुमार पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, रेंजर्स के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए डूब भरने का मकाम है। आप एक सिस्टम तो चला रहे हैं, लेकिन जिन शहरियों की टैक्सेस के पैसे से आपके घर चल रहे हैं, आप तनख्वाहें ले रहे हैं, उन शहरियों की जान माल महफूज नहीं है। मैं पुलिस पे मातम करूं, मैं रेंजर्स की कारकर्दगी पे मातम करूं, या मैं सिंध हुकूमत की शर्मनाक कारकर्दगी पे मातम करूं, या फिर मैं गवर्नर सिंध की बेबसी और लाचारी पे मातम करूं। पिछले दिनों गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा था, बेबसी और लाचारी की इंतहा देख लें कि कानून की हुक्मरानी कायम करने के बजाय रिट की कानून का कि रिट कायम करने के बजाय कह रहे हैं कि अब जो भी डंपर्स के सामने या डंपर्स के नीचे आकर मरेंगे हम उनको पिलाट देंगे। तो कामरान टिसोरी साहब, आप कितनों को पिलाट देंगे? रोज 4-5 लोग मर रहे हैं बड़े बड़े डंपर्स के नीचे। बजाय इसके कि आपकी कानून की हुक्मरानी हो, बजाय इसके कि आपके जो इदारे हैं वो एक मैकेनिज्म तश्कील दें
लेकिन आप तो डंपर माफिया के सरगना निकले। आप तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जी, मरो। कल तो फिर जो भी गुर्बत से मुफलिसी से तंग होगा, बेघर होगा, परेशान होगा, जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो जानबूझकर डंपर्स के नीचे आएंगे, खुद को मार देंगे ताकि आप उनको प्लाट दे दें और कम से कम उनकी जिंदगी तो महफूज रहेगी। आप योमिया कितने प्लाट देंगे? ये नहीं है कि आप सबको बुलाएं, आप गवर्नर हैं, सबको बुलाएं, बिठाएं, बिठा कर कहें कि भाई ये क्या हो रहा है, कानून कहाँ है, कानून की हुक्मरानी कहाँ है, कानून की बालादस्ती कहाँ है? क्या आप क्रिमिनल्स के सामने इस तरह झुक जाते हैं? तो नाज़रीन, इसके अलावा जिस तरह मैंने इब्तिदाई में बात की थी बहुत बड़ी खबर की, तो वो बहुत बड़ी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 माह में भारत में एक ताजिर थे जो गलती से सरहद पार कर गए थे और उनको सजा सुना दी गई थी। तो तकरीबन उनका नाम है जी, पाकिस्तानी ताजिर का जो इत्तलात मौसूल हो रही है, जो गैर कानूनी तौर पर वहां पर दाखिल हुए थे, और उनका नाम है जी नादिर करीम खान उनका नाम है। और जो है वो तकरीबन अप्रैल 2024 में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले पाकिस्तानी शहरी नादिर करीम खान की सजा मुकम्मल करने के बावजूद अब तक उन्हें रिहाई नहीं मिल सकी है। पाकिस्तानी ताजिर अक्टूबर 2024 में सजा पूरी कर चुके हैं। क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उनकी ज्यादा तादाद इंडियन है, तो मैं अगर मेरी आवाज वहां पर किसी जो है वो एनजीओ तक पहुंच रही है, तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस नादिर करीम साहब की रिहाई के हवाले से इकदाम करें और एक गुडविल जेस्चर के तौर पर आप आगे आए। और ये आपका हमारा बायसियत पड़ोसी एक दूसरे पर हक भी है और एक दूसरे की मदद करना फर्ज भी है। स्टेट टू स्टेट हम बात नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट टू स्टेट सियासत होती है, स्टेट टू स्टेट गोली चलती है और स्टेट टू स्टेट पता नहीं क्या से क्या होता है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे इल्तमास है, गुजारिश है कि जो नादिर करीम साहब हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, इसको जरा सर्च करें, देखें कि ये किस जेल में कहां पर हैं। जब सजा मुकम्मल कर चुके हैं तो इनको रिहाई क्यों नहीं मिल सकी? मतलब जो एक डिप्लोमेटिक जो एक रसाई होती है वो भी अभी तक नहीं मिल सकी। तो नाज़रीन, हम आगे चलते हैं, बात करते हैं उस अहम तरीन मामले की जो है डील। जी नाज़रीन, डील जो डील की थी इमरान खान ने की है, इंतहाई अहम जराए ने पीटीआई के अंदर से भी और फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी ये काउंटर कंफर्म करने के बाद मैं आपको ये खबर बता रहा हूं कि अहम जराए ने दावा किया है कि डील तकरीबन फाइनल हो चुकी है। तकरीबन नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर फाइनल हो चुकी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि पिछले 7 माह से जनरल फैज हमीद का ट्रायल चल रहा था, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल चल रहा था। और जनरल फैज हमीद जो साबिक डीजी आईएसआई थे, जिसने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल जो उसकी वजह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई, जिसने इमरान खान की हुकूमत का मुंह काला किया, खाना खराब किया, अपना पेट भरने के लिए पूरे सिस्टम को कोलैप्स किया और फिर 9 मई किया और फिर फौज के अंदर बगावत करने की कोशिश की। खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए उन्होंने 9 मई करवाया। तो उनके हवाले से ये इतलात मौसूल हो रही है कि रवां हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा कमिंग वीक के एंड तक से पहले जनरल फैज हमीद के केस का फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। और ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि इन जो है वो इस फैसले के बाद, जनरल फैज हमीद के फैसले के बाद, जिसमें मुतअद्दिद जो है वो ब्रिगेडियर्स और मेजर्स और मेजर जनरल्स इन सब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, कई लोग हिरासत में लिए गए। इसके बाद फिर उन लोगों का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होगा जो जनरल फैज हमीद के केस में गिरफ्तार हुए थे। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे डील के हवाले से, तो इतलात ये मौसूल हो रही है कि पिछले कुछ दिनों से, बल्कि 1-2-2.5 हफ्तों से, जिस दिन से इमरान खान की मुलाकातें बंद हुई थी, उसके बाद से बुशरा बीबी के साथ और मतलब बावास्ता या मतलब आया मोहसिन नकवी कुछ अहम मतलब मुज़ाकरात चल रहे थे और कुछ मुज़ाकरात टेलीफोनिक भी चले और टेलीफोन ज़ाहिर ने फराहम कर दिया गया था। और फिर इसमें इमरान खान को भी ऑन बोर्ड लिया गया था और ये मुज़ाकरात चलते रहे। और पिछले दिनों जब इमरान खान की मुलाकातें बंद हुई थी, उन दिनों ये डील जब हतमी मरहले में दाखिल होने लगी, तो फिर मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई ताकि जो चीजें जो फैसले हुए हैं उन पर अमल दरामद देखा जा सके। और इस चीज में यह भी तय हुआ था कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल मुकम्मल तौर पर खामोश रहेगा, वो खामोश रहा। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि अगर ट्विटर हैंडल खामोश रहा है तो टाइम्स में मैगजीन अपना स्टोरी इमरान खान का एक आर्टिकल कैसे छपा है। तो नाज़रीन, इस हवाले से भी मैंने पीटीआई के अंदर के
अहम तरीन जराये से रब्ता किया और उन्होंने मुझे इस चीज के हवाले से बताया कि ये आर्टिकल इस एग्रीमेंट से या इस डील से या इस मुआहदे से बहुत पहले टाइम मैगजीन को या टाइम अखबार को, या टाइम मैगजीन है मेरे ख्याल में, उनको भिजवा दिया गया था। ये पहले से ही वहां पर मौजूद था जो छपा है। तो उसके अलावा मजीद ये है कि इसी मुआहदे के पहले मरहले में इमरान खान बीमार होंगे और दूसरे मरहले में इमरान खान हॉस्पिटलाइज होंगे, तीसरे मरहले में हॉस्पिटल से बनीगाला मुंतकिल होंगे। जब उनको बनीगाला मुंतकिल किया जा चुका होगा तो उसके बाद फिर जो है वो जो बुशरा बीबी हैं उनको भी बनीगाला मुंतकिल कर लिया जाएगा। इस दौरान जनरल फैज हमीद के केस का जो फैसला रुका हुआ था वो भी सुना दिया जाएगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो भी सुना दिया जाएगा और इमरान खान को कुछ रिलैक्सेशन वहां से मिलेगी और बाकी जो मामलात हैं वो GHQ हमला केस में और बुशरा बीबी के हवाले से और इमरान खान के हवाले से यहाँ पर भी इनको बहुत ज्यादा रियायत मिलने जा रही है। और तीसरे मरहले में PTI की जो अहम तरीन क़यादत जो जेलों में है, अहम तरीन लोग, टॉप ब्रास के जो लोग हैं, उनको जो है उनकी रिहाई आहिस्ता आहिस्ता अमल में आएगी अदालतों के जरिए। और तीसरा जो बड़ा मरहला होगा वो ये होगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी 2 साल तक सियासत से दूर रहेंगे, सियासत में उनका कोई किरदार नहीं होगा, बिल्कुल एक गुमनामी की उसमें चले जाएंगे। 2 साल के बाद जब माहौल बनेगा तब देखा जाएगा। तो नाज़रीन, इस हवाले से ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि PTI की कुछ मरकजी रहनुमा जिनमें से खैबर पख्तूनख्वा की एक अहम तरीन शख्सियत भी शामिल है, उनको भी इस मामले में ऑन बोर्ड लिया गया था क्योंकि पैगाम रसानी का काम वो ही कर रहे थे। तो इसलिए PTI के कुछ अहम रहनुमा, मरकजी रहनुमा, वो भी इस डील का हिस्सा है और इस डील के तहत वो भी अपना मुंह बंद रखेंगे और एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान महाज़ाराई की सियासत को मरहलावार खत्म कर दिया जाएगा, तर्क कर दिया जाएगा। PTI ईद के बाद जो उन्होंने तहरीक अनाउंस कर रखी थी उससे भी मरहलावार दस्तबरदार हो जाएगी और अनकरीब आप देखेंगे कि मुल्की मईशत के मामले पर जो इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को तरसीलात ज़र यानी न भेजने यानी सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो एक अजीब किस्म का ऐलान कर रखा है वो भी कॉल ऑफ हो जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस मुआहदे में शामिल है और आपको आने वाले दिनों में ये सब कुछ सच होता दिखाई देगा कि इस तरह हो सकता है, क्योंकि इमरान खान मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। इमरान खान को जेल खा रहा है। इमरान खान की तबीयत दिन ब दिन बहुत ज्यादा खराब होने जा रही है। खुराक कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जेल तो जेल ही होता है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।